अपन ने कल की क्लास में देखा था क्या, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक अपन ने कल क्या देखा था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में अपन ने अलग अलग चीज़ें देखी थी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, उसके डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है। देन हमने अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ देखी थी, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक है, इनको हमने अच्छे से देखा था कि ये रिकॉर्डिंग क्या होती है। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी लेन देन जो होता है उसको हमको पहली बार में रिकॉर्ड करना होता है। दूसरा उसने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन, तो भाई उसको क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग, वही इक्विटी है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है उसके हिसाब से। देन हम लोग उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि भैया लेन देन का समय क्या था, लेन देन का प्रकार क्या था, किसके आधार पर उसको निर्धारित करना है, मंथ है, ईयर है, क्वार्टरली है, उसके हिसाब से। देन फिर हमने उसको क्या किया था, उसका विश्लेषण किया था, एनालाइज किया था कि भाई कोई भी चीज़ को किसके हिसाब से रखा जाए, तो उसकी जो विश्लेषण किया गया था, विश्लेषण के हमने अलग देखा था कि उसका तरलता क्या होगी उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्वेंसी कैसी जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, लाभ कितना मिलेगा, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। देन फिर हमने व्याख्या करी थी इस चीज़ की। व्याख्या मतलब कि भैया हमने इसको ये बताया था कि किस किस को देना है ये। ठीक है, जो भी आप अकाउंट्स लिखोगे या जो भी अकाउंटिंग करवा रहे हो वो किसको दिखानी है, तो जिस किसी को भी दिखानी है ये अकाउंटिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं उसके लिए। देन लास्ट में हमारे लिए कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए भी ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर, और इसके सिद्धांत कौन देता है, गैप और IFRS। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को, तो हम एक एक करके टाइप पढ़ेंगे। पहली थी फाइनेंशियल, दूसरी थी कॉस्ट, तीसरी थी मैनेजमेंट, चौथी थी टैक्सेशन, पांचवी थी सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग मतलब होता है भाई कि आपने कोई भी, जैसे कंपनी CSR फॉलो करती है, बेसिक तो ये मान लो CSR फॉलो जो करती है वो आपकी वो होती है, या फिर अगर कोई कंपनी NGO चला रही है। ठीक है, तो आज के समय में क्या हो गया है कि इंडिया में तो आप मानकर चलो कोई भी कंपनी है तो बिना NGO के काम नहीं करती है। ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। अगला आपका क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो हमने क्या बोला था कि जो डेफिनेशन है वही कुछ ना कुछ क्या होता है, नेचर बन जाता है। जैसे हम लोग ने बेसिक बोलते हैं कि अगर मान लो आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे हमने जैसे नाम लिया कि भैया APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम कैसा आता है, कोई एक इमेज अलग ही बन जाती है। ठीक है, किसके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से। तो वो जो इमेज बनी हुई है, ठीक है, उस इमेज को जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उनके फिर नेचर के हिसाब से कि भाई वो की चीज़ कैसी होगी। तो सेम यहाँ पर भी नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो हमने जो डेफिनेशन दी थी उसी के बेसिस पर नेचर भी निकल कर आएगा। ठीक है, तो वही है, सबसे पहली चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो अकाउंटिंग सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी। फिर वही क्लासिफिकेशन होगा, हम उसको क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है उस चीज़ का। ठीक है, किसके किसके मापन होता है, तो भाई दो चीज़ें होती हैं इसमें। बेसिक आपके जो ट्रांजैक्शन है उसका कितना है, कितनी क्वांटिटी में है वो। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी के बाद उसको कितने डिनोमिनेशन में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे आगे जाके। डिनोमिनेशन मतलब होता है कि हम लोग उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे होंगे तब हम लोग ये बताएंगे कि भाई कोई भी बिजनेस जो काम कर रहा है वो अलग कैसे कर रहा है। ठीक है, मूल्यांकन ऐसे ही होगा ना, भाई पहले हम कुछ अलग कर रहे थे, या मान लो पहले हमारा प्रॉफिट कम था, या पहले हमारी जो एक्टिविटी थी वो कुछ अलग थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे मानकर चलो कोई बड़ी कंपनी है, सपोज टाटा है। ठीक है, टाटा ने भैया अपना काम कहाँ से स्टार्ट करा था, आयरन और स्टील से। सबसे पहले टाटा को लोग इसी के लिए जानते थे। अब आज के समय में टाटा हर एक जगह पर है। ठीक है, बट उसके पास क्या है कि पहला जो उसका काम था, जो उसका बेस काम था, हम लोग उसी से जानते हैं उसको। ठीक है, बट आज के समय में क्या हो गया, वो अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है। अब जैसे उसकी एक यूनिट है कि भाई TCS है। ठीक है, तो TCS क्या है कि अब है तो टाटा का यूनिट, बट उसको क्या हो रहा है, वो बिल्कुल अलग चला रहा है। हाँ, वो पूरा IT सेक्टर में चला गया, वो बिल्कुल अलग चला रहा है। टाटा पावर बिल्कुल अलग है। ठीक है, टाटा मोटर्स बिल्कुल अलग है। हाँ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइज है जो टाटा चला रहा है।
इसमें क्या हो रहा है कि इनकी जो एक्टिविटी है वो मेजर करेगा ना, वो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से मेजर करेगा कि भाई आईटी है तो अब आईटी के जाइंट से वो लड़ेगा ना, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, इनसे लड़ेगा वो, ठीक है। अब वही अगर मैं बोलूँ कि टीसीएस को मैं मतलब रिलायंस से लड़वा रहा हूँ तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, मेजर किया जाता है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, उसको उसकी इमेज के टर्म्स में मेजर करते हैं, उसको उसकी भाई आगे जाकर किस तरह से वो काम करने वाला है उसके उस पर मेजर करते हैं, ठीक है। फिर आपकी रिपोर्टिंग है कि आप वो रिपोर्टिंग किस किस को दे रहे हो। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें आपकी अलग अलग चीज़ें बनती है। एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसे आय विवरण बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ही होती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जो नकदी प्रवाह विवरण होता है वो बनता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो को जनरली बनाते क्यों हैं हम, ताकि हम अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे हितधारक हैं, ठीक है, या जिनको हम लोगों को जो लेनदारक है या जो निवेशक है, उनको ये बता सके कि भाई हमारी बैलेंस शीट या हमारा बिजनेस ये काम कर रहा है, ठीक है। इन्हीं को बताना है ना, और किसी को तो बताना नहीं है। तो इन्हीं को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से बैलेंस शीट या फिर आपके स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वो फाइनल स्टेटमेंट हम सामने वाले के पास रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, इस चीज़ को देखकर एनालाइज कर सके कि ऐसा कुछ होना है, ठीक है। देन फिर उसके बाद वही एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, ठीक है। वही अपन सॉल्वेंसी फिर लिक्विडिटी ये डिफाइन करते हैं। देन कॉम्प्लियंस एंड रेगुलेशन, तो भाई आपके जो गैप प्रिंसिपल्स हैं और आईएफआरसी है, आईएफआरएस है, तो आईएफआरएस क्या करते हैं, आपके सारे के सारे जो भी काम होते हैं या फिर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो डिफाइन करके चलेंगे, ठीक है। फिर डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन में क्या होता है कि भाई आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जाती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपना काम का तरीका निर्धारित करते हैं कि भैया इस तरह से हमको काम करना है। जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो वो लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। मान लो कॉस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको पता है कि भैया मेरे को कॉस्ट कम करनी है या कॉस्ट बढ़ानी है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसको ये बोला जाता है कि भैया तेरी सेल्स कम हो रही है, सेल्स बढ़ाने के लिए काम करो, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने अलग अलग काम करता है, ठीक है। और उसमें वो जनरली क्या करता है, अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिक सारी चीज़ें देखो अकाउंटिंग ही है। अगर आप जनरली पूरे देश की भी बात करो तो हमारा जो पूरा का पूरा देश चल रहा है, चल किससे रहा है, इकोनॉमी से, ठीक है। बट इकोनॉमी का पूरा जो विवरण है वो होता किसके पास है, कैग, ठीक है। जब तक कैग की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कैग की रिपोर्ट ये बताती है कि भाई हमारे पास कितना आय है और कितना व्यय है, ठीक है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है। अगर ये पता चल जाता है तो हम इसके हिसाब से फिर जो इकोनॉमी में चीज़ें करनी हैं वो सोचते हैं, ठीक है, कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाना है, फिर लोगों की स्कीम्स में इतना पैसा देना है। नहीं तो अब अभी आप देखते हो कि हर दिन कोई नई स्कीम्स आ जाती है, ठीक है। और सरकार स्कीम्स में करोड़ों रुपए बांट रही है, हजारों करोड़ों बांट रही है। कहाँ से आया भाई, पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ कौन दे रहा है, हम ही दे रहे हैं ना। बट जनरली क्या होता है कि वो जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसका क्या होगा, लिखा होगा ना। अब गवर्नमेंट भी हवा में तो कहीं से वो नहीं लेकर आ रही कि भाई मेरे पास इतना आ जाएगा और इतना में खर्चा कर रहे हैं। अब आरटीआई में तो आज के समय में वैसे भी हर कोई हर कुछ मांग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है डिसीजन सपोर्ट में काम आती है। फिर क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी काम करता है तो उसके लिए हर किसी की जवाबदेही तो बनी होती है, ठीक है। बिना जवाबदेही के काम नहीं होता। वैसे ही हम भी क्या करते हैं, जो भी लेन देन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं। लिख क्यों रहे हैं, ताकि आगे जाकर हमको इस पर भी जवाब देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अकाउंटेंट का इसीलिए होता है क्योंकि भैया वो जो भी चीज़ कर रहा है, ठीक है, उसको अगर वो सटीक तरीके से नहीं लिख पाता है तो फिर क्या होगा कि भैया आगे जाकर आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ गलत क्यों है, और गलत है तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आगे, ठीक है। भाई आपका बिजनेस अगर मान लो प्रॉफिट में है, आपने उसको नुकसान में बता दिया तो दिक्कत, नुकसान में है प्रॉफिट में बता दिया तो बचा हुआ पैसा कहाँ से लाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो हितधारक है,
वो क्या करेंगे, वो तो ये सोचेंगे ना कि भाई मेरे पास जो पैसा आना चाहिए, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे पास पैसा आना चाहिए। अब कंपनी क्या बोल रही है कि मेरे को तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो भैया दिखाया कैसे? ठीक है, अब वो आप बोलोगे कि अकाउंटेंट की गलती, अकाउंटेंट को निकाल दो, निकाल दो, ठीक है। हाँ, एक बार जो चीजें हो गई वो तो खत्म हो गई। इसीलिए अपन लोग क्या बोलते हैं, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं हमेशा, ठीक है। वो बीआरएस क्या करता है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा आपके जो अकाउंट है उसको किससे मैच करता है, बैंक के अकाउंट से, ठीक है, ताकि जो आपने लिखा हुआ है वो बैंक से सही है या नहीं है। क्योंकि भैया जो बैंक अकाउंट होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन बैंक के अकाउंट में चढ़ गया, आप उसको नहीं बदल सकते, बट आप आपकी किताब में जो भी लिखा हुआ है उसको बदल सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चीज की क्या है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हर कहीं पर होती ही है। लास्ट क्या है, ये सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि भैया अकाउंटिंग जो है वो आप ऐसा सोच लो कि मैं महीने के आखिरी में एक दिन कर कर खत्म कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो तो क्या होगा भाई, आपने अगर एक ट्रांजैक्शन अभी करा, आपका हर एक सेकंड में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको हर एक सेकंड के ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में ही एंड में अपन लोग क्या कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से समय समय पर उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपन लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो अभी अपन ने दो टॉपिक पढ़े हैं इसमें, ठीक है। पहला क्या था, व्हाट इज अकाउंटिंग, और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हम लोग तीसरी बात करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, हमें अकाउंट्स लिखने क्यों हैं, ठीक है। उद्देश्य मतलब यही होता है ना, किसी भी चीज को करने के पीछे क्या कारण है, तो अकाउंटिंग लिखने के पीछे क्या कारण है, तो अकाउंटिंग लिखने के पीछे क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी आप आर्थिक गतिविधि किए हो उसका बिल्कुल सटीक जो लेखन है वो करना जरूरी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग या लेखन, ठीक है। ताकि हम लोग क्या कर सके कि इसको हम लोग ये बता सकें कि जो भी चीजें हमने लिखी है, ठीक है, जो भी चीजें हमने लिखी है वो एक तरीके से सही तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, और वो जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे काम की है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है क्या, हमारे काम की। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल मैनर, ठीक है। भाई कौन सी चीज कब हुई थी वो हम कैसे बता सकते हैं, डेट के हिसाब से, ठीक है, या अगर मंथ ऑन मंथ चल रहे हैं तो मंथ ऑन मंथ के हिसाब से। ऐसे हम लोग जनरली बिना किसी उसके बता सकते हैं क्या, मैं अगर बोलूं कि मैंने 10 साल पहले 2 रुपए कमाए थे, उसका कोई मतलब है, अभी नहीं है ना। अब अगर मैं बोलूं कि मैं 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, उसका भी कोई मतलब नहीं है। आज की जो चीज है वो आज ही काम में आने वाली है, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या करेगी, आपको अलग अलग तरीके से सूचनाएं देंगी, और वो जो सूचना है वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो समझते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं और दिन फिर सामने वाले को बताते हैं कि भैया ये जो चीज है ये इसीलिए लिखी गई है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें सटीक और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। लेखकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वित्तीय सूचनाओं को व्यवस्थित और सार्थक तरीके से रिकॉर्ड, विश्लेषण और संप्रेषित करना, ठीक है। अगला हाँ, बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ होती है अकाउंटिंग वाली, बहुत ज़्यादा टफ होती है। नहीं बेसिक देखो, मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको समझने जितना समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप डीप उसमें जाओगे कि मेरे को कंसेप्ट के बिल्कुल एंड तक जाकर बैठना है, तो भाई वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को तो आता है तो मैं तो समझा दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्या है, क्या, हाँ ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ लैंग्वेज एक मीडियम है, ठीक है,
वो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में, अगर ऐसा लगता है कि उर्दू में समझ सकते हो तो उर्दू में समझ लो। ठीक है, लैंग्वेज तो एक भाई मीडियम है बस, और कुछ नहीं है। इसकी हिंदी बड़ी टफ होती है हिंदी। हाँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में जब पढ़ा तब भी समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश पढ़ के समझना पड़ता था। चलो अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है, हमने रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शन को, फिर वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, किस तरह से डिसीजन लेना है। देन कॉम्प्लायंस विथ रेगुलेशन, जो भी भाई आपके गैप ने या फिर IFRS ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, मिलाया जाता है। देन फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब दूसरों के साथ दूसरों को क्या बताना है वो हम इसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाँ ये जनरली सीक्वेंस ही चलता है कि भाई आपका क्या है, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे, देन फाइनेंशियल रिपोर्ट करोगे भाई, अलग अलग तरह के आप वो बनाओगे, देन फिर आपका डिसीजन मेकिंग है, देन लास्ट में आप क्या करते हो, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ मिलाते हो, देन आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते हो, और लास्ट में ये चीज़ फैसिलिटेट करवाते हो। ठीक है, IFRS का मतलब फुल फॉर्म क्या था, थोड़ा सा बताओ। इंडियन फाइनेंशियल, RS का मतलब क्या है? इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। RX का मतलब याद नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, चलो अगला, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये वही चीज़ है, वापस वो क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर जो भी आपका उद्देश्य है वो क्या है, सही चीज़ों को बताना, ताकि आप क्या क्या कर सको, डिसीजन ले सको, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सको, पारदर्शिता बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो जाए। ठीक है, जो भी चीज़ आप वो कर रहे हो उसकी जवाबदेही बनी रहे, और जो भी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से काम किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो तो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फिर से वही चीज़ होती है, बट इसके बाद जो चीज़ है वो क्या है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं या अकाउंटिंग मेथड्स क्या होती है। ठीक है, तो हमने अलग अलग तरीके से जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के दो ही तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं एक्यूरल बेसिस और दूसरे को बोलते हैं कैश बेसिस। ठीक है, एक्यूरल मतलब क्या होता है, एक्यूरल का अगर जनरली वो देखा जाए, एक्यूरल का मतलब क्या होता है, प्रोद्भवन आधार लेखन। ठीक है, अब जनरली एक्यूरल से ही नाम जान लो, बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझ लो, बेसिक तो एक्यूरल और कैश का कंसेप्ट समझ लो। जनरली आप ऐसा मानकर चलो कि भाई ये 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये मैंने दो तरीके से किसी को दिए, सपोज आपको दो तरीके से दिए, एक दिए नगद में, ठीक है, और एक दिए उधारी में। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं दोनों को लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो एक्यूरल में मैं क्या करूंगा, दोनों को लिखूंगा। ठीक है, कि मैंने जो उधार दिए मैं वो भी लिखूंगा और जो मैंने कैश दिए मैं वो भी लिखूंगा। मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर मैं वही चीज कैश के उसमें रिकॉर्ड करता हूं तो मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने कैश लेन देन किया है। ठीक है, तो एक्यूरल में कौन कौन से होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू आया हो, कैसा भी आया हो, वो उधारी में आया हो, या मैंने किसी को पहले उधार दिया था, उसने अब मुझे वापस किया। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने कोई सामान किसी को बेचा था, वो सामान का पैसा मेरे पास अब आया, या मैंने अभी किसी को सामान बेच दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। ठीक है, ऐसी कोई भी एंट्री जिससे मेरा रेवेन्यू बन रहा हो, ठीक है, जिससे मेरा लेन देन हो रहा हो बस। ठीक है, उसके पैसे से लेना देना नहीं है मुझे, अभी मेरा सिर्फ सामान बिक रहा हो, मैं बिजनेस हूं, मेरा सामान बिक रहा है, मुझे अभी सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, अब वो पैसा आया है या नहीं आया है इससे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो मैं उसे लिखूंगा। ठीक है, किसके नाम से लिखूंगा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट टू सर्विस रेवेन्यू, और ये क्या है, रेवेन्यू अर्न्ड ऑन अकाउंट। ठीक है, ये रेवेन्यू आया मेरे पास, सिर्फ भाई मेरे पास नाम का है कि मैंने 1000 रुपए का सामान बेच दिया है। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास क्या हुआ, पैसा आ गया,
तो नाउ कैश इज रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल। ये कैसे होती है एंट्रीज में बताऊंगा आगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, हाँ ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। डेबिट और क्रेडिट में हाँ ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इतना। तो ये बेसिक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग किसके हिसाब से लिखाते हैं, एक्यूरल बेसिस में। और वही अगर कैश बेसिस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो जब तक कैश नहीं आएगा तब तक मैं उस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आगे जाकर एक कैश बुक भी बनाएंगे, ठीक है, और वो कैश बुक सिर्फ कैश लिखेगी, ठीक है। बाकी जो सब्सिडरी बुक्स है वो अलग, बट हम लोग जो कैश बुक बनाएंगे वो सिर्फ कैश ही रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिस क्लियर है, ठीक है। आगे देखो ये क्या बोला उसने, कैश बेसिस अकाउंटिंग में इसके अंदर जो भी अकाउंटिंग मेथड होती है उसमें सिर्फ कैश रिसीव्ड और पेड जो है, मतलब नगद में प्राप्त या भुगतान किए जाने को ही दर्ज किया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, नहीं तो किसी को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला कि भैया एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग को, इसमें उसने बोला है कि रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न और एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इंकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। मतलब सही में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। सही में लेन देन, नगद लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ किस चीज को देखना है, इसको देखना है कि भैया कंपनी ने किसी भी तरह का वित्तीय व्यय किया है, बस सिर्फ हमने क्या बोला है कि भैया ये चीज हो गई है, ठीक है। मान लो मेरे किराने की दुकान है, ठीक है, सबसे छोटा एग्जांपल, मेरे किराने की दुकान है, भाई मेरे पास से कोई व्यक्ति 1000 रुपये का सामान ले गया या 500 रुपये का सामान ले गया, अभी वो सिर्फ सामान ले गया ना, ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए, बट वो 500 रुपये का सामान मेरे पास से गया है, तो क्या मैं वो 500 रुपये लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा ना, ठीक है। तो ये बस वही है कि इसके वास्तविक नकदी प्रवाह या बेप्रवाह की परवाह किए बिना हम व्यय और खर्च को लिख लेते हैं। तो जो उसने 500 रुपए दिए वो भी एंट्री इसमें नहीं कर लेंगे? नहीं अभी दिए ही नहीं ना, अभी नहीं दिए उसने, जब देगा तब मैं लिखूंगा। हाँ जब देगा 2 दिन बाद देगा, तो इसी में ही लिखेंगे कि कैश बुक में? वो कैश बुक में लिखेंगे, फिर ये उधारी खाता है, ये उधारी खाता है, उधारी खाता है। ठीक है। अगर उसने तुरंत दे दिया तो फिर पहले आप दोनों एंट्रीज कर लो, जैसे उसने सुबह लेके गया और शाम को दे दिया, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पर आप कैश में भी लिखोगे उसको, ठीक है। वो एंट्री दोनों जगह होगी, वो यहाँ पर भी होगी और कैश में भी होगी, ठीक है। अब जो इसमें तीसरा पार्ट है वो क्या है भाई, आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग। बेसिकली अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी 2 जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई भी ट्रांजैक्शन 2 जगह पर रिकॉर्ड होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज मान लो मैंने बेचा, मेरे पास से चीज़ चली गई, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जाने की एंट्री, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आपके पास आया तो आप आने की एंट्री लिखोगे, तो भाई मेरे पास से जाने की एंट्री लिखाई, आपके पास से आने की एंट्री लिखाई, ठीक है। तो एक चीज़ क्या हो रही है, डेबिट, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट। बस यही एंट्रीज हमें क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। तो जहां पर क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग बही खाता पद्धति की एक ऐसी विधि है जो प्रत्येक वित्तीय लेन देन को समान और ऑफसेट डेबिट और क्रेडिट के साथ रिकॉर्ड करती है, ठीक है। मतलब वो क्या बोलता है कि भैया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इक्वल एंड ऑफसेटिंग डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब जो चीज़ मेरे पास से डेबिट मतलब क्रेडिट हुई है, मेरे पास से गई है, वो चीज़ आपके पास जाकर डेबिट हुई है, ठीक है भाई। जो चीज़ मेरे पास से क्रेडिट हुई है वो आपके पास जाकर डेबिट हुई है, अगर वो मेरे पास से क्रेडिट हुई है तो मैं वो चीज़ को लिखूंगा, उतना ही प्राइस लिखूंगा, और आपके पास डेबिट हुई है तो आप भी उतना ही प्राइस लिखोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो मैं अपने पास से क्रेडिट लिख रहा हूँ, बट आपके पास से वो क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। पर मेरे अकाउंट्स में मैं क्या लिखूंगा, मैं आपका नाम लिखूंगा, ठीक है। जब डेबिट में लिखूंगा तो मैं आपका नाम लिखूंगा, और क्रेडिट में लिखूंगा तो मैं अपने पास से लिखूंगा कि मेरे पास से वो चीज़ कैसे गई।
जब आपके पास आ रही है तो आप डेबिट में मेरा नाम लिखोगे, ठीक है, आप डेबिट में मेरा नाम लिखोगे कि मेरे पास से वो चीज आई है आपके पास, और क्रेडिट में क्या करोगे, अपना लिखोगे कि भाई मैंने इनको कैश दिया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, डबल एंट्री सामने वाला एंट्री करेगा तो उसे अपोजिट करेगा। हाँ बिल्कुल अपोजिट करेगा। उसको देगा, उसका नाम लिखेगा। हाँ, जिससे जैसे अगर मैंने दिया है तो मैं इनका नाम लिख रहा हूँ, इनने मेरे से लिया है तो ये मेरा नाम लिखेंगे। मेरे पास से कैश किया तो मैं क्रेडिट में डालूंगा पहले। आपके पास से कैश गया तो आप क्रेडिट में लिखोगे, बट वो आप कैश लिखोगे। मैं कैश लिखूंगा। हाँ। सामने वाला जब लेगा तो मैं वो आपका उसमें डेबिट, मैं आपके उसमें डेबिट में लिखूंगा बिल्कुल, पर मेरे आपके नाम से कैश लिखूंगा ना मैं, ठीक है, आपके नाम से कैश होगा ना, ठीक है। अपन देखेंगे आगे, टेंशन मत लो, वो चीज़ आने वाली है। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, अगला। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई कोई भी चीज़ जो होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। जनरली आपकी जो भी असेट और लायबिलिटी होती है वो आपकी कंपनी की क्या बन जाती है, इक्विटी। बट अगर इसी को कैपिटल बनाओ तो सर asset is equals to liabilities plus capital। वो कैपिटल होती है, इसलिए तो मैंने बोला कि अगर कैपिटल बनानी हो तो capital plus देखो, जब भी कंपनी की इक्विटी डिफाइन करनी है, ठीक है, तब हम उसको असेट प्लस लायबिलिटी के साथ डिफाइन करते हैं कि भाई कंपनी की इक्विटी मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है, ठीक है, कंपनी कितनी बड़ी है। तो हम उसको दोनों तरीके से देखते हैं, उसके पास कितनी इक्विटी है और उसके पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, तो ये कंपनी की इक्विटी बनाती है। बट जब भी हम कभी कैपिटल से देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, असेट को लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असेट क्या होता है, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू, और योर कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। या ही अगर आप इसी को कैपिटल बनाना हो कि हमारे पास कितना कैपिटल है, तो क्या कर दो, असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। ये कंपनी की क्या बना देती है, कैपिटल बना देती है। बट जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि इक्विटी में क्या होता है, कंपनी के असेट और लायबिलिटी दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसीलिए डाला था कि मुझे पता था कि ये कंफ्यूजन हमेशा हर किसी को होता ही है, ठीक है, कि हम लोग क्या सोचते हैं कि इस चीज़ को हमेशा हम लोग कैपिटल के साथ जोड़कर चलते हैं, ठीक है, बट इक्विटी और कैपिटल में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, कि भैया मेरे पास कैपिटल कितनी दिखाई नहीं है, तो मेरे पास कितना पैसा है उसमें से मेरे को कितना देना है, तो मेरे पास जितना है उसमें से मैंने जितना दे दिया, वो मेरे पास जो बचा हुआ है वो मेरी कैपिटल होगी, ठीक है। दूसरा, वही असेट के साथ में क्या करता हूँ, लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बस इक्वेशन में इधर उधर किया है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना क्लियर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन मेथड। अब क्या होता है कि भैया कोई भी चीज़, ठीक है, आपने कोई भी सामान यूज़ करना स्टार्ट किया, तो यूज़ करने के बाद वो सामान क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो जब भी वो सामान खर्च होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, ठीक है। सपोज आपने एक कार खरीदी, कार की 10 साल बाद वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया 10 साल तक उसने, भले आपने उस कार को 10 साल में एक बार भी चालू नहीं किया, ठीक है, आपने उसको कुछ भी नहीं किया है, अगर वो बिल्कुल फ्रेश भी खड़ी है तो भी 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधे से भी कम, या होगी ना भी ना बचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया 10 साल पुरानी चीज़ हो चुकी है वो। तो कोई भी जो असेट होती है, ये असेट का एक समय बाद डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है, मतलब उसकी जो मूल वैल्यू होती है उससे वो चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जनरली मशीन के उस पर देखते हैं, हम लोग मशीन के उस पर ये चीज़ को इसीलिए देखते हैं क्योंकि भैया हमेशा ये बोला जाता है कि जो भी मशीन होगी उसकी वैल्यू थोड़ी ना थोड़ी किसी ना किसी समय पर कम होती ही है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मेथड होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है आपकी क्या, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है कि भैया आपने अगर मान लो एक सामान को 10,000 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और उसको बोल दिया
कि भैया ये 10% से क्या होगा, हर साल डेप्रिशिएट होता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर साल इसको 10% से डेप्रिशिएट करोगे, हर साल इस वैल्यू को क्या करोगे 10% से डेप्रिशिएट करते जाओगे। तो 10% निकाला इसका, कितना हुआ 1000 रुपये, 10,000 माइनस 1000 कितना हुआ 9,000। अब आप क्या करोगे, इस 10,000 पे वापस डेप्रिसिएशन लगाओगे कि 9,000 पे लगाओगे? हर साल पे कम होते सर जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे तो फिर 10,000 पे 10,000 पे ही लगेगा। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती है तो हर साल 10,000 पर ही क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% लगेगा। मतलब आपकी वो चीज़ 10 साल में क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और वही अगर आप क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन या फिर आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन, अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस शीट अगर बोलते हो तो फिर क्या होगा कि आपके किस पर लगेगा, 9,000 पर। स्ट्रेट लाइन मतलब जो स्टार्ट में यदि उसको देखो आपने ऐसा, अच्छा एक चीज़ इसको ऐसे समझो, आपने कई बार बैंक के रेट्स के बारे में सुना है। आपने अगर लोन लिया किसी बैंक से, सपोज मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, वो क्या होता है, 2 तरह से आपको लोन देखते हैं। ठीक है, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस पर और एक होता है किस पर, स्ट्रेट पर। ठीक है, फिक्स्ड फ्लैट जिसे बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं। तो फ्लैट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए का 10% के हिसाब से अगर लोन लिया तो 10% हमेशा लगाएगा, चाहे आपका अमाउंट कितना भी बचा हो। ठीक है, हाँ उसी को फिक्स कर देता है वो कि भैया उतना ही लग रहा है, आखिरी तक भी आपको उतना ही देना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, आपका जैसे जैसे बैलेंस कम होता जाएगा आपका अमाउंट भी कम होता जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक है, सेम ये भी वही है, इसको भी वैसे ही समझ लो। ठीक है, कि भैया एक क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है कि भैया जो 10% है वो 10 के हिसाब से ही चलेगा, वो हमेशा 10 के हिसाब से चलेगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका डिमिनिशिंग मेथड है। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका अमाउंट कम होता जाएगा, वो जो कम अमाउंट हुआ है उसी पर आपका क्या लग रहा है, तो बेनिफिट किस में होता है, अगर 10,000 रुपये भी लगाएंगे 10 साल बाद वैल्यू लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 9,000 वाले भी लगाएंगे तो 900 रुपये कम होगा, 200 रुपये बचेगा, तो हर साल कम होता जाएगा। तो यही अपन मोस्टली मेथड तो यही फॉलो होती है। है ना? ठीक है, मोस्टली मैंने स्ट्रेट लाइन बहुत पहले हुआ करती थी, अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब कोई नहीं लेता है, वैसे भी अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हो तो हम नहीं लेंगे लोन। ठीक है, वो तो सब यही बोलते हैं कि आज के समय में तो कॉमन ही हो गया है कि वो रिड्यूसिंग पर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो इसको आगे अपन और देखेंगे। सर 3 मेथड थी ना इसमें, किसमें? हाँ इसी में। हाँ, ये डिक्लाइनिंग आपका क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन, मतलब जैसे जैसे यूनिट आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कई मशीन्स ऐसी होती हैं कंपनीज में, वो जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करती जाती है उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन लगता जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो कोई कंपनी है, मतलब कोई मशीन है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं 10,000 यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो 10,000 यूनिट के बाद अगर जैसे मान लो 5,000 यूनिट है तो 5,000 यूनिट के बाद उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, एक लिमिट के बाद वो मशीन किसी काम की नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने नाम से चलती है। ठीक है, जो उसका मतलब होता है ना, वो मतलब ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, हमको उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। मतलब आपने अगर उसका हिंदी में दिया हुआ है, अगर आपको उसका मतलब पता है, ठीक है, या इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसा भी दिया हुआ है, अगर आपको उसका मतलब पता है तो आपको उसका आंसर भी पता है। ठीक है, अगला क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन मेथड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि ये चीज़ कैसे बनती है। बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और तीसरा बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आगे जाकर इनमें ये ध्यान रखना है भैया कैश फ्लो में कौन कौन से स्टेटमेंट बनते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग 3 एक्टिविटीज़ होती है। बता पाओगी कैश फ्लो की एक्टिविटीज़? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो 3 तरह की एक्टिविटी कैश फ्लो में भी होती है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में भी हम लोग अलग अलग तरह के स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं।
फाइनेंशियल जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के भी पहले हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग लेजर को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो लेजर को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करा, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग से पीएनएल बनाया, पीएनएल से बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तब हमको वो सब मैच नहीं करना है अभी, बट बेसिक क्या है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैच होती ही नहीं है, वो बहुत कमों की आज तक हुई होगी, और फाइनल एग्जाम में तो बहुत मुश्किल से ही होती है। हाँ, हो जाती थी। अरे बहुत बढ़िया, मतलब इतने ही अकाउंट्स पढ़े हैं बस। ओके, तो मतलब देखो ये वाले सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अच्छा, स्कूलिंग 2007, तो उसके बाद बीकॉम या वो तो किया होगा, डबल ग्रेजुएशन। अच्छा, ओके, हाँ, तो फिर तो अभी ये चीज़ चेंज हो गई ना। नेक्स्ट वन इज कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है बिजनेस को, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। तो कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है कि भाई हम लोग जो भी चीज़ चलाते हैं उसको ऑर्डर कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं। भाई कोई भी आप सामान बना रहे हो, ठीक है, तो किसके हिसाब से बना रहे हो, ऑर्डर के हिसाब से, जितना आया है उतना ही बनाना है, ठीक है, और उसी की एंट्री करनी है, उसी की अकाउंटिंग करनी है। जैसे मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें आप फ्रूटी बना रहे हो, आपको फ्रूटी के जितने ऑर्डर मिलेंगे आप उतने ही फ्रूटी बनाओगे, आप एडिशनल बनाकर स्टॉक नहीं करके रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ खराब हो जाएगी अगर मैंने ज़्यादा समय तक स्टॉक करके रखा तो, ठीक है। तो जितनी डिमांड होती है हम उतने ही ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि भाई हमने जो चीज़ें प्रोसेस करवानी है या जो प्रोसेस में है उसकी कॉस्ट निकाल कर चलते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 20 पैकेट फ्रूटी के डाल रखे हैं, किसमें, प्रोसेसिंग पर है मेरे, तो मैं वो 20 पैकेट की कॉस्ट लेकर चलूंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, मतलब उससे ज़्यादा मैं सोचूंगा भी नहीं कि मेरे पास ये इससे ज़्यादा का प्रोडक्ट है या इससे ज़्यादा की मैं कॉस्ट निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में मैं क्या देखूंगा कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं ये डिफाइन करूंगा कि मेरे पास जो चीज़ जितनी प्रोसेस में है उसके हिसाब से मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है। दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, जितना भी मेरा काम हो रहा है पूरा, अगर मेरे पास 4-5 प्लांट हैं और वो चारों पांचों प्लांट क्या काम कर रहे हैं, उस काम के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट निकल कर आएगी, ठीक है। प्लांट बेस्ड कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं कि भाई प्लांट ए ने कितना कमा कर दिया, प्लांट बी ने कितना कमा कर दिया, प्लांट सी ने कितना कमा कर दिया, प्लांट डी की कॉस्टिंग क्या है। तो ऐसे अलग अलग जब हम कॉस्ट करते हैं या अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं, उससे अपन लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट निकाल कर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जितनी भी, हमारा मतलब ये बोला जा सकता है कि जितनी भी लागत लगने वाली है वो लागत को हम लोग पहले से निकाल कर चलते हैं कॉस्टिंग में, और उसके हिसाब से उसकी प्रोसेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आने वाली है आगे। अगला हो जा भाई, हो गया क्या? हाँ, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ व्हाट, कॉस्टिंग, जो हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग मेथड में कौन कौन सी मेथड है, सबसे पहले कैश बेस्ड है, ठीक है, कि भैया कोई भी जो आपकी जो भी चीज़ें लिखाएंगी वो किस पर लिखाएंगी, कैश पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल मतलब चाहे वो कैश हो चाहे वो कैसा भी हो, हमको सिर्फ क्या करना है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शन जैसा भी रिकॉर्ड होगा वो हमारे इसके हिसाब से ही होगा। दूसरा हमारी क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पर लिखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, भाई कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है, एक समय बाद डेप्रिशिएट होने लग जाती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन मेथड, कि हम लोग कोई भी चीज़ जो लिखते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। देन फिर क्या है, कॉस्टिंग मेथड, कि कोई भी चीज़ जो होती है वो कॉस्टिंग के हिसाब से डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आपकी क्या, अकाउंटिंग की थ्योरी की,
ठीक है। तो भैया अलग अलग बेसिस पर अलग अलग थ्योरीज दी हुई है अकाउंटिंग की, ठीक है। और वो जो थ्योरीज है, अब देखो ये जो थ्योरीज होती है ना, इसका एक स्टेटमेंट दे देता है और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि ये थ्योरी कौन सी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा कि भैया ये लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज मान लो मतलब दिस थ्योरी स्टेट्स अबाउट व्हाट द ट्रांजैक्शन बीइंग रिकॉर्डेड व्हेन अकर रिगार्डलेस व्हेन एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर कुछ स्टेटमेंट दे देता है तो उसके बाद वो अपन लोग उसमें से ये बताएंगे कि भैया ये चीज़ किस थ्योरी के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, किस थ्योरी में लिखा है, ठीक है। तो ऐसा किस थ्योरी में लिखा है ये हमको देखना है। तो ये जो 8-10 थ्योरीज हैं, ये 8-10 थ्योरीज सारी की सारी क्या करती है, यही बताती है, ठीक है। तो जो थ्योरीज है भाई इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी तक हमारी जो जनरल चीज़ें थी वो ऐसी थी कि भाई जिसमें से क्वेश्चन थोड़ा बनने के चांसेस ऐसा होता है कि बनेंगे, बट थोड़ा सा क्या होता है, सिंपलर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। थोड़े से सिंपल क्वेश्चन होंगे और ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो उसमें, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें कई बार ऐसा लगे कि हाँ मेरे को पता है, ठीक है। उनमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि पता है, बट कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में भी चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये अकाउंट की थ्योरी में सबसे ज़्यादा दिमाग इसी चीज़ में लगाना है हमको, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो किस तरह से और उसको किस तरह से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से थ्योरी तो वही है, थ्योरी कौन सी है, एक्यूरेट अकाउंटिंग की थ्योरी है। मतलब कोई भी चीज़ सिर्फ किसके ऊपर रहती है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। मतलब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखा है या कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा या कैसे लिखा जाएगा, तो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, कि भाई हमारा क्या रेवेन्यू और क्या एक्सपेंसेस है। समझ में आ रहा है ना, बस हम उसमें कैश आया है या नहीं आया है हमको लिखने से मतलब, ठीक है। दूसरी थ्योरी का बोल रहा है वो एंटिटी थ्योरी, ठीक है। एंटिटी थ्योरी मतलब क्या होता है कि भैया जो भी बिजनेस होता है ना, बिजनेस को हम बिल्कुल अलग मान कर चलते हैं, ठीक है। बिजनेस कभी भी उनके लोगों से नहीं जाना जाता है। जैसे अगर मान लो हम किसी कंपनी का नाम लेते हैं, सपोज XYZ, एसेंचर एक कंपनी है, ठीक है। अब ये एसेंचर कंपनी का मालिक कौन है मुझे नहीं पता। एसेंचर खुद एक कंपनी का नाम है और वो खुद ही एक अपनी सेपरेट एंटिटी फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे इन्फोसिस हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, विप्रो हो गया, जैसे आपका मान लो टाटा हो गया, ऐसी कोई भी कंपनी का आप नाम ले लो, कंपनी के मालिक कौन है बहुत सारी बार तो हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है। हम सिर्फ किसके नाम से जानते हैं उस चीज़ को, उस कंपनी के नाम से, कि भैया ये कंपनी का नाम है। मतलब वो जो कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ एक सेपरेट एंटिटी की या फिर उसको जो मतलब उसके जो बिजनेस है उसको बिजनेस के नाम के अनुसार जाना जाता है, उसको अपन लोग बोलते हैं एंटिटी थ्योरी, ठीक है। मतलब इस थ्योरी में हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो किसकी होगी, मतलब जैसे मान लो एसेट जो है वो बिजनेस की होगी, वो किसी ओनर की नहीं होगी। जैसे अगर मान लो मेरा घर है तो वो मेरा है, ठीक है, मेरे नाम पर है तो वो मेरी प्रॉपर्टी हुई। बट अगर वही चीज़ मैं बिजनेस के नाम पर खरीदता हूँ, ठीक है, एक मैंने बड़ा वो बना लिया, सपोज मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसी बिजनेस के नाम पर है, अगर ये बिल्डिंग जिस बिजनेस के नाम पर होगी, ठीक है, एट लास्ट अगर वो बिजनेस लॉस में जाता है या वो बिजनेस कभी अगर बंद होता है तो उसकी एसेट, मतलब उस बिजनेस की एसेट को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा और उस कंपनी की जो भी लायबिलिटी है उसको चुकाई जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल किंगफिशर, ठीक है, भाई माल्या जी भाग गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी ना ग्रुप हुई, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टीज थोड़ी ना ली, किसकी प्रॉपर्टी ली, जो किंगफिशर एयरलाइंस के मतलब उसमें रजिस्टर्ड थी, कि भैया किंगफिशर एयरलाइन इतना पैसा लेके भागा है, अब किंगफिशर एयरलाइन के आसपास की जितनी प्रॉपर्टी, उसके प्लेन्स थे, उसके जो मतलब गोडाउन थे, वो सारी चीज़ें कर दी, बेच दी उनने, ठीक है। तो वो कंपनी के नाम की जो चीज़ें होंगी वो क्या होती है, अलग रखी जाती है, ठीक है। इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, कंपनीज बनाते हैं। ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो सिर्फ पेपर पर है, जिनका नाम कभी एग्जिस्ट नहीं होता। मतलब वो कंपनी का आपका ऑफिस भी ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट वो कंपनी है, वो एंटिटी अलग है,
मतलब आगे जाकर अगर आपको किसी को पकड़ना है, जो बोलते हैं ना बैंकरप्सी कोड्स जो आते हैं आपके, वो बैंकरप्सी कोड्स किसके लिए? इन्हीं के लिए कि भैया मैंने बोल दिया मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, ठीक है, बट मेरे बोलने से थोड़ी ना होता है। मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है ना, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो ओनर हूँ, मैं तो बच जाऊँगा, मेरे पास जितना पैसा हो तो मेरा ही रहेगा, ठीक है, मुझे पैसा नहीं देना मेरी जेब से, भले मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। बट अगर मान लो वो चीज़ क्या हो रही है, कंपनी, अगर मैं प्राइवेट बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरा खुद का बिजनेस है, तो अगर वो डूबता है तो मेरे नाम से जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों पार्टनर्स के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। पर अगर मान लो कंपनी है तो वो कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी के नाम से, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया एंटिटी थ्योरी। अगला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल मतलब क्या होता है भाई, आपकी कोई भी चीज किसके रिस्पेक्ट में लिखी जाती है? जिस टाइम पर उसको खरीदा गया है या जिस टाइम पर उस चीज के नाम पर वो चीज बनी हुई हो। जैसे मान लो आज से 20 साल पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, वो मुझे 20,000 रुपए की मिली या 2 लाख रुपए की मिली, आज उसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को जब मैं अगर मान लो लॉस या फिर उसको रिवैल्यू कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उस टाइम से करूंगा, आज से नहीं, ठीक है। मैं उसको उसी टाइम से करूंगा कि भैया मैंने 2 लाख में खरीदा था, आज उसको लॉस हो रहा है 2 लाख के हिसाब से देख, ठीक है। उसको इससे मत देख कि 20 करोड़ की हो गई हो। समझ में आ रहा है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है, ठीक है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट थ्योरी होती है। क्लियर? इतना ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, हाँ ठीक है। क्या भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब आपके मोस्टली इस पे ही होता है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही होता है, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही होता है, उसी टाइम से निकालते हैं। मतलब वही, जैसे मान लो कंपनी की बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है ना, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है, आज के हिसाब से नहीं निकालते हैं, ठीक है। चलो बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है।